इवनिंग Good evening, friend. प्रतीक भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग हाँ माही। तनिषा, Good evening. बोलो तनिषा, क्या पूछ रहे थे आप? गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone. भैया मेरा नंबर क्यों नहीं लगाते? मैं 3 दिन से यहाँ बैठा रहता हूँ, नंबर क्यों नहीं लगाते? हाँ, नाम बताओ अपना। हितार्थ है क्या? हितार्थ है। ठीक है। भैया मेरा भी नंबर नहीं आता है और मेरे को नहीं बनाते, नहीं आता। मेरा भी बहुत लेट आता है नंबर। लुबना, आपका नंबर लेट इसीलिए आता है क्योंकि आप लेट आते हो। बाकी जो बच्चे पहले जुड़ जाते हैं वो पहले अपना नाम लिखवा देते हैं, फिर उसी सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग बुलाते रहते हैं उन्हें। फिर भी मैम हमारी टर्न में रहता हूँ, नेट नहीं पकड़ता। क्या? मैं गांव में रहता हूँ। अच्छा हितार्थ, ठीक है। तो आज हम शुरुआत हितार्थ से ही करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम हितार्थ से ही पूछ पाएंगे। ठीक है हितार्थ? भैया हम्म। मेरा प्रतीक भैया। हाँ लेट नहीं आती है, इसी टाइम पे ज्वाइन करती हूँ हमेशा। भैया आपने मेरा नाम लिख लिया ना? हाँ फिर भी तनिषा। भैया मेरा 4:30 लिख लिया ना? मेरा 4:30 से भगवान की आईडी से मुझे वो नाम बताओ एक बार। भैया प्रतीक भैया मेरा नाम लिख लिया प्रतीक ना? भैया मुझसे आपसे बात करनी है। मेरा भी मेरा भी अभी सब म्यूट करो अपने आप को। भैया प्लीज अभी सब 4:30 म्यूट से करो अपने आप को। पहले क्वेश्चन प्लीज। रिद्धि, रिद्धि म्यूट करो अपने आप को। अक्षत म्यूट योरसेल्फ। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ हाँ कान्हा। कि मैं बीच में लेफ्ट इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ करौली में बहुत तेज बारिश हो रही है और सरकार नेटवर्क बंद कर देती है, इसलिए मैं कभी कभी लेफ्ट हो जाता हूँ भैया। अच्छा ठीक है, मैं भी आज करौली मेरा से नंबर आ लिखी। जाएगा कंफर्म? मैं कोशिश पूरी करूंगा कान्हा। भैया प्लीज मेरा ना 4:30 से पहले। ठीक भैया, मेरा भी नाम लिख दो। हाँ, नवदीप जादौन। क्या था? नवदीप जादौन। ठीक। सर भैया आना चाहिए आज। भैया प्लीज। भैया रिटाज का नाम लिख दिया आपने? तो हमारे गेस्ट अब हमारे बीच जुड़ चुके हैं मेरे को बच्चों। लुबना। प्रतीक भैया मैं आपसे गुड इवनिंग सर। भैया लुबना। नमस्ते। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। वेरी गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? फाइन गुड फाइन। इवनिंग आप सर। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Sir, are you? और प्रतीक जी कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं एकदम बढ़िया। तो बच्चों, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि हम अपना आज का सेशन शुरू और अच्छी आगे बढ़ा पाए। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट कर लीजिए अब। और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, तो आप चेक बॉक्स के माध्यम से बताएं। अपना माइक ना खोलें और स्क्रीन प्रेजेंट ना करें। सर, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत है डिजिटल Thank बाल you. मेला के इस डिजिटल प्रांगण में, इस डिजिटल पटल पे। और आपका स्वागत मैं चंद पंक्तियों से कर रहा हूँ। मन में लिया है दृढ़ जगह, मन में लिया है दृढ़ संकल्प जगह, बाधाओं से मुझे नहीं है विचलना, मंजिल भी अपनी ओर पुकारेंगी मुझे, मंजिल भी अपनी ओर पुकारेंगी मुझे, देख मेरा जुनून और मेरा हौसला, देख मेरा जुनून और मेरा हौसला। तो सर, आज हमारे बच्चे आपसे बातचीत के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, उत्साहित हैं।
तो सर, सबसे पहले आपके स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित शिवांश, मान्या, रिद्धिमा और रियांश को। स्वागत है बच्चों। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर हम आपके लिए गाना गाना चाहते हैं। अरे वाह, क्या बात। स्वागत है गाना। हर्षित मन से स्वागत करते हम बालक हर बार, हमारा स्वागत हो स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार। हर्षित मन से स्वागत करते हम बालक हर बार, हमारा स्वागत हो स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार। पास नहीं उपहार हमारे, हम बालक नादान तुम्हारे। पास नहीं उपहार हमारे, हम बालक नादान तुम्हारे। कर लो इन बच्चों का उपहार स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार। परम अनुग्रह हम पर कीना, दर्शन आप यहाँ जोगी माँ। परम अनुग्रह हम पर कीना, दर्शन आप यहाँ जोगी माँ। दर्शन देकर हम बच्चों पर कीजिए कृपा अपार, हमारा स्वागत हो स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार। हर्षित मन से स्वागत करते हम बालक हर बार, हमारा स्वागत हो स्वीकार, हमारा स्वागत हो स्वीकार। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों का। जी, काफी अच्छी प्रस्तुति की गई आप चारों के द्वारा। और खैर, जितने प्यार से आप गाना गा रहे हैं उतने प्यार से आप रहते भी हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन आपकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस में दिखी वो काफी अच्छी थी। अब आगे बढ़ते हैं और सर को डिजिटल बाल मेला के बारे में और ज्यादा बताने के लिए, ताकि सर इस मुहिम को समझ पाएं और जान पाएं, मैं बुला रहा हूं अपनी एक साथी पलक जादौन को। पलक, आप सबको डिजिटल बाल मेला के बारे में विस्तार से बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम पलक जादौन है। माननीय अतिथि श्री डॉक्टर लाहौटी जी और डिजिटल बाल मेला की पूरी टीम को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको डिजिटल बाल मेला 2021 के बारे में बताने जा रही हूँ। इस आयोजन की थीम है बच्चों की सरकार कैसी है। इसके माध्यम से हम बच्चों की सरकार की कार्य प्रणाली के बारे में जागरूक कराने का प्रयास करते हैं। डिजिटल बाल मेला का मानना है कि बच्चे हमेशा तस्वीर में एक नया नजरिया लाते हैं, इसलिए हमने बच्चों से कहा है कि वह सरकार और उन मुद्दों के बारे में अपने विचार और राय साझा करें जिन्हें वे इसका हिस्सा होने पर हल करना चाहते हैं। सबसे प्रभावशाली विचार वाले बच्चे को राज्य विधानसभा में बोलने के लिए आयोजित एक विशेष सत्र में देश के सामने प्रस्तुत होकर अपने मन की बात से संबोधित करने का मौका दिया जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू पलक। तो जैसा बताया पलक ने, यहाँ पे बच्चों से विचार आमंत्रित किए गए हैं बच्चों के कि यदि वे इस सिस्टम का हिस्सा होते तो वो इस सिस्टम की किन कमियों को सुलझाते, और साथ में जो बच्चे का विचार सबसे प्रभावशाली होगा उसे राज्यसभा में विशेष सत्र में आमंत्रित किया जाएगा अपने विचार रखने के लिए, अपने मन की बात पूरे देश के सामने रखने के लिए। अब सर, जो हमारे साथी हैं वो आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं। साथ ही मनीष ढाका को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए तथा आपके बारे में नन्हे मुन्ने साथियों को विस्तार से बताएं, ताकि वो आपको और अच्छे से जान सकें, समझ सकें। मनीष। सर, आपको मेरा नमस्कार। मैं मनीष ढाका राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। अब मैं बच्चों को आपके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में सांगानेर से विधायक डॉक्टर अशोक लाहोटी जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर रह चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। डॉक्टर अशोक लाहोटी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 21 मार्च 1978 को एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे डॉक्टर अशोक लाहोटी की प्रारंभिक शिक्षा माहेश्वरी स्कूल
जयपुर से और उच्च शिक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय से पूरी हुई। छात्र जीवन से राजनीति की ओर प्रेरित होकर वे RSU राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित भी हो चुके हैं, जिसके बाद में वे भाजपा संगठन में शामिल हुए और प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता के रूप में कार्यरत रहे। वे साल 2016 में जयपुर शहर के सबसे युवा मेयर चुने गए, जो कि जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड JCTSL के अध्यक्ष रहे। मेयर के रूप में कार्य कर डॉक्टर अशोक लाहोटी ने अपने पद पर रहते हुए बहुत ही गतिशील क्रांतिकारी कार्य किया और स्वच्छ भारत अभियान के तहत जयपुर को भारत की सभी राजधानियों में प्रथम स्थान भी दिलाया। उनकी कार्य प्रणाली बेहद ही लोकप्रिय रही। ऐसे में वे जयपुर को एक अलग पहचान दिलाने के लिए अपने लक्ष्य में सफल रहे। अब अपनी इस बेखूबी के साथ डॉक्टर अशोक लाहोटी डिजिटल बाल मेला के मंच पर बच्चों से संवाद करने आए हैं, जो बच्चों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए उनकी जिम्मेदारी से रूबरू कराएंगे, तो वहीं अपने अनुभव भी उनके साथ शेयर करेंगे। जी सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। जी, आभार मनीष, आपने बताया सर के बारे में। तो सर, जैसा मनीष ने बताया, आप मेयर भी रह चुके हैं, आप विधायक भी हैं, उसके अलावा आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इतने ज़्यादा आपने कार्य किए हैं, आप कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं। तो इतने लंबे सफ़र में आपने कई सारे जो अनुभव हैं वो गेन किए होंगे, प्राप्त किए होंगे। तो अब आप अपने उन्हीं अनुभवों के बारे में, अपनी यादों के बारे में हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को बताएं, ताकि वो इससे कुछ फ़ायदा ले पाएं और राजनीति की परख कर पाएं। थैंक यू प्रतीक। मैं सभी बच्चों को, बातें हम करेंगे तो बहुत लंबा विस्तार में चले जाएंगे, पर मैं बच्चों से एक बात जरूर कहूँगा कि चूंकि आज जो टॉपिक है वो स्वच्छता पर है और क्लीनलीनेस जो है वो हमारा कोर हार्ट से जुड़ा हुआ विषय है। आप लोग सब बच्चे कहीं फॉरेन भी गए होंगे, कहीं और बाहर भी घूमने गए होंगे। आपने देखा होगा कि हमारा देश दूसरे सब देशों से बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन हम जहां हमारे डिफीट हम खाते हैं, जहां हमारी कमी रहती है, वो हमारी स्वच्छता रहती है। यदि हम स्वच्छता को हमारा कोर सब्जेक्ट बना लें, मैंने तो ये भी कहा राजस्थान की विधानसभा में कि सब स्वच्छता को स्कूल सिलेबस का पार्ट बनाया जाए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर को जब लाल किले की प्राचीर पर उन्होंने जब पहली बार बोला और उसके बाद 2 अक्टूबर को आदरणीय महात्मा गांधी जी को, पूज्य महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हुए जब देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू उठाई, तो वो दृश्य मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। कोई मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था और देश के 130 करोड़ लोग भी कल्पना नहीं कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री झाड़ू उठाएंगे। जब उन्होंने झाड़ू हाथ में ली, तब ये झाड़ू, जिस झाड़ू को लोग कभी महत्व नहीं देते थे, वो झाड़ू सबका एक स्टेटस सिंबल बन गया। और उस झाड़ू से आज मैं आप बच्चों के बीच में उसी झाड़ू की बात करने आया हूँ, उसी स्वच्छता की बात करने आया हूँ जो देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की थी। और बच्चों, विशेष रूप से मैं कहता हूँ, जब मैं मेयर था तो मैंने एक ही काम अपने उसमें किया और मैं बहुत थोड़े समय के लिए मेयर रहा, 2.25 साल के, लगभग 2 साल कुछ महीने, लेकिन मैंने सफाई को एक कोर अपने आप में उसको माना कि हमारा सबसे पहला काम है। और उसी का परिणाम हुआ कि मुझे जयपुर की जनता ने तुरंत विधायक बनाया। तो जब हम करते हैं और उससे दिल से करते हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों से कि आप जो भी काम करें मन लगा कर करें, जो भी काम करें आप बिल्कुल मन लगा कर करें। बच्चे बदमाशी भी करें तो भी मन से करें, और बच्चे पढ़ाई भी करें तो भी मन से करें। बच्चे खेलने के मैदान में उतरें तो वहां भी खेल अच्छे से मन से उतरें। हर काम आप अपने मन से करें और बहुत बेहतर करें, यही मैं सब बच्चों को कहना चाहूंगा। जी प्रतीक जी। तो जैसा आपने बोला कि बच्चे अगर बदमाशी भी करें तो मन से करें जी, लेकिन अभी आप देखेंगे जो हमारे ये बच्चे हैं, ये बदमाशी वाले नहीं हैं। इनके क्वेश्चन इनसे ज्यादा बड़े होंगे, इनकी उम्र छोटी लगेगी और क्वेश्चन बड़े लगेंगे इनके। बहुत अच्छा। तो अब हम अपने प्रश्नों की ओर ही बढ़ते हैं सीधे जी। और पहले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ हितार्थ को। हितार्थ, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। नमस्ते सर। नमस्ते जी। तार बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे
हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि हम बच्चे भी भारत में स्वच्छता कैसे बनाए रखें, क्या इतार क्या बोल रहे कैसे हैं? सहयोग कर सके, बच्चे कैसे सहयोग करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। मैं ये बोलना चाहता था और आपने पूछ लिया। देखिए, बच्चे बहुत अच्छी तरह सहयोग कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि जब तक बच्चे इस काम में आगे नहीं आएंगे, जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता। क्योंकि बच्चे, आप देखो, बच्चे घर में स्वच्छता का काम कर सकते हैं, बच्चे स्कूल में कर सकते हैं, बच्चे कार में बैठे बैठे कर सकते हैं, बच्चे पार्क में जाते हैं तब कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, कि आपके मम्मी पापा यदि कचरा अपने घर के बाहर डालते हैं, तो आप उनको तुरंत मना कीजिए, पापा मम्मा ये कचरा हम बाहर नहीं डालेंगे, नगर निगम की गाड़ी आएगी, हम उसी में डालेंगे। यदि हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, कोई केला खाकर छिलका बाहर फेंक रहा है, आप तुरंत उसको मना करेंगे। और आप, मैं ये मानता हूं कि जो आप बच्चे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर इस देश की सेवा में आप सबसे बड़ा योगदान दे सकते हैं। पता है बच्चे कैसे कर सकते हैं? एक सोल्जर होता है, वो देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे जाता है, वहां लड़ाई लड़ता है, इसलिए वहां लड़ाई लड़ता है, हम सब लोग सुरक्षित रहते हैं। हम बच्चे भी देश सेवा कर सकते हैं। हम अपने पार्क को साफ करके, अपने घर को साफ करके, अपने स्टडी टेबल को साफ रख के, अपने घर की पूरी सफाई करके, और विशेषकर जो आपके पेरेंट्स यदि कोई कचरा इधर उधर डालते हैं, आपका पड़ोसी डालता है, आपके सामने कोई भी आदमी डालता है, आप घूमने जाते हैं वहां डालता है, शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर कोई डालता है, आप यदि और किसी जगह जाते हैं वहां कोई कचरा डालता है, तो आप उनको रोक सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अंकल आप गलत कर रहे हैं। और बच्चों का कहना एक भगवान का आदेश होता है, उसको कोई मना नहीं करेगा। यदि अभी मैं किसी को मना करूंगा तो मुझसे कोई झगड़ा करेगा, लेकिन यदि आप मना करोगे तो वो बहुत प्यार से करेगा। इसलिए कहते हैं ना कि छोटा सा पंच जो है वो आपको बहुत बड़ी बात आप कह सकते हो। इसलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन। जी सर। सर, मैं अब किसी को कचरा भी नहीं करने दूंगा, उसे डांट दूंगा। वेरी गुड। मैं इस प्रोग्राम के लास्ट में आप सबको एक ओथ करवाऊंगा, ठीक है? जी बिल्कुल सर। आज मैं कोई लीडर बनाना। जी इतार, तो जैसे कि सर राजस्थान की आपने बोला विधानसभा में बैठोगे। कि अगर आप किसी से बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, कोई लड़ने के लिए आएगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी किसी को कुछ समझाया हो और वो आगे से आपसे लड़ने के लिए आ गया हो? जी प्रतीक, क्या जब मैं मेयर था तो हम लोगों ने एक बार जब ये कचरा कोई डालते तो उनसे फाइन करते थे। तो जहाँ भी कचरे के लिए मना करते वो लोग झगड़ा करते थे, लेकिन फिर हम बहुत रिक्वेस्ट भी करते और उसके लिए हमने किया। हमने, हमारे एक एमएलए थे, उनकी वाइफ का, हमारे एमएलए को ही बोलकर उनकी वाइफ का ही सबसे पहले 500 रुपये का चालान करवाया और उसको मीडिया में दिया। तो उसके बाद लोगों को लगा कि कचरे के मामले में कोई नहीं। जब हमारी सीएम वसुंधरा जी थी तो वो जब एयरपोर्ट जाती थी तो खुद गाड़ी रोक कर और ये बोलती थी कि ये कचरा कर रहे हैं, इनके ऊपर फाइन कीजिए, और वो व्यक्ति खुद फाइन देता था कि सीएम साहब ने कहा है। तो इसलिए जब बड़े लोग करते हैं तो मानते हैं, या छोटे बच्चे कहते हैं तो मानते हैं। हम जब कहते थे तो झगड़ा करते थे, फाइन नहीं देते थे। तो ये होता है, बच्चे जब कहेंगे तो सब लोग मानेंगे। हाँ, तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आकांक्षा, अब आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रदीप भैया, थैंक्स। वेलकम हितार्थ। आकांक्षा, आप मुझे सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही हैं शायद। तो आगे बढ़ते हैं। रिताज, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। रिताज, शायद रिताज भी नहीं है अभी। माही, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मैं स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, स्वच्छ मुकाम पर नहीं पहुंच पाया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाए? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माही नाम है ना? जी सर। जी माही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए तो खर्च हो रहे हैं, वो हमारा पार्ट है, वो एक डेली का पार्ट है। लेकिन जो जिस मुकाम पे हम पहुंचना चाहते हैं उसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कमी रह सकती है कि मैं मानता हूं कि इसको एक आदत बनाते बनाते थोड़ा समय लगेगा। एक दिन कचरे की गाड़ी आएगी, हो सकता है अगले दिन नहीं आए, हो सकता है 2 दिन नहीं आए, लेकिन इसको हम अपना काम जिस दिन मानेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है, हम कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है, ठीक है, हम उसकी शिकायत करें कि वो समय पर आनी चाहिए, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे। हम कचरा बाहर नहीं फेंकेंगे और हम कचरा बाहर नहीं फेंकने देंगे। जिस दिन ये हमारा मन में आ जाएगी, आपको पता है इंदौर नंबर 1 क्यों आता है? पैसे तो इंदौर में भी उतने ही खर्च होते हैं जितने जयपुर में हो रहे हैं। इंदौर आप में से कोई भी आदमी जाएगा तो यदि आप वहां मूंगफली खरीदेंगे तो मूंगफली के साथ आपको एक खाली कोन मिलेगा, वो वहां के लोग देते हैं, उनको गवर्नमेंट ने नहीं कहा। वो मूंगफली बेचने वाला ये मानता है कि ये सिटी मेरा है, तो वो एक मूंगफली का कोन साथ में खाली देता है। तो उस कोन में हम जो छिलके होते हैं वो डालते हैं, और लास्ट में उस छिलके का आप कहीं भी बाहर डालोगे तो वहां चलती हुई गाड़ी रोककर आपको मना करेगी कि आप मेरे शहर को गंदा कर रहे हैं, तो आपको डस्टबिन में ही डालेगा। तो ये बात आपने, दोनों बातें ठीक है कि गवर्नमेंट को भी डस्टबिन भी लगवाने पड़ेंगे और कचरा उठाने के लिए पूरी व्यवस्था ठीक समय पर करनी पड़ेगी, लेकिन हमको भी अवेयर होना पड़ेगा बीइंग ए सिटीजन कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा ठीक जगह पर डालें और हम कचरा बाहर नहीं फैलाएं। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। थैंक यू माई। जब तक कम्युनिटी अवेयर नहीं होगी तब तक स्वच्छता नहीं हो सकती है। और अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ जोगाराम को। जोगाराम, आप पूछिए अपना प्रश्न। जोगाराम भी शायद नहीं है, आज बारिश के चक्कर में शायद नेटवर्क इशू के कारण बच्चे नहीं पूछ पा रहे हैं। तो अगला प्रश्न के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, माही से काव्य बैठे हुए हैं। काव्य, आप अपना प्रश्न पूछिए। काफी बच्चे आपको मैसेज भी कर रहे हैं। और मैं कुशलगढ़ से हूँ। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि गांधी जी के द्वारा यह स्वच्छता अभियान निकाला गया था, उसके बाद मोदी जी ने अपने शासन में इसे फिर से चलाया, तो क्या इसके पहले किसी को नहीं लगा कि हमारे देश और हमारी कीमती इमारतें साफ रहनी चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है काव्य, और ये मेरे मन की बात आपने पूछी है कि जो काम आप देखिए, गांधी जी ने स्वच्छता के लिए, गांधी जी हमारी प्रेरणा थे, और उसके बाद 2014 में जब लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट की बात की, स्वच्छता की बात की, और 2 अक्टूबर को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू हाथ में ली, उससे पहले दुनिया में आपने देखा कोई आदमी झाड़ू लगाते हुए कभी अपनी फोटो अपलोड नहीं करता था। आज झाड़ू लगाता है इंसान तो सबसे पहले फोटो सोशल मीडिया पे डालता है, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बन गया देश के प्रधानमंत्री जी ने। और देर आए दुरुस्त आए, आज देश को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी जिस गति से लगे हुए हैं, उसमें स्वच्छता हमारा बहुत बड़ा। आपने देखा योग आज विश्व का विश्व गुरु बनने की तरफ, आज 100-150 से ज्यादा देश 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार से इस आप देखना, एक दिन स्वच्छता को हमारे देश से लोग कॉपी करेंगे। आज लोग सिंगापुर की बात करते हैं, आज लोग दूसरे सिटीज की बात करते हैं, अमेरिका की करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब लोग भारत की बात करेंगे कि 130 करोड़ का देश भी स्वच्छ हो सकता है, 130 करोड़ के देश भी स्वच्छ बन सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जब ये रास्ता दिखाया, और उन्होंने लगातार, एक बार नहीं, मन की बात के माध्यम से किया। फिर आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब नरेंद्र मोदी जी से इंस्पायर होकर और बड़े बड़े लोग, अधिकारियों से लेकर जवानों से लेकर बॉलीवुड से कलाकारों से लेकर खिलाड़ियों तक, उद्योगपतियों से लेकर आध्यात्मिक गुरुओं तक, और उनसे भी आगे बढ़ो, तो इस पवित्र कार्य इससे माना जाने लगा, इस पवित्र कार्य से जुड़े। और जब कुंभ का मेला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने उनके पांव धोए, स्वच्छता करने वाले लोगों के पांव धोकर उनकी पूजा की, उनको एक मान सम्मान दिया। इसलिए इस नरेंद्र मोदी जी को, इसमें आगे अमिताभ बच्चन जुड़े, सचिन तेंदुलकर जुड़े, सानिया मिर्जा जुड़ी, साइना नेहवाल जुड़ी, मैरी कॉम जुड़े, ये सब लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया। तो मैं समझता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म से उन सब लोगों को थैंक्स हमको देना चाहिए, और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इसको एक मुहिम बनाकर 130 करोड़ लोगों की स्वच्छता में काम शुरू किया। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका काव्य। और अब एक छोटी सी साथी रिद्धि कोहली हमारे बीच जुड़ी हुई है। रिद्धि, आप अपना प्रश्न पूछिए।
ओके भैया, थैंक यू। जी रिद्धि। नमस्कार प्रतीक भैया, आपने मेरा नेम लिया था ना? मैं उत्तराखंड की रिद्धि कोहली आपके जिस बार मेला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, सरकार ने स्वच्छता अभियान चला रखा है, लेकिन तब भी लोग सड़कों पर जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं। सरकार को एक दंडी अभियान भी चलाना चाहिए, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या अभियान रिद्धि? दंड अभियान सर। दंड अभियान, वेरी गुड। जिस दिन रिद्धि ये तय कर लेगी कि मैं कचरा नहीं फेंकने दूंगी, और रिद्धि जो कचरा फेंकेगी उसके कहेगी अब आपके फाइन लगेगा, आप आइसक्रीम खिलाओ मुझे। रिद्धि यदि कहेगी कि जिसने कचरा फेंका उसको सब बच्चों को, पूरी क्लास को आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, पूरी क्लास को एक चॉकलेट कैडबरी दिलवानी पड़ेगी, वो व्यक्ति दोबारा कभी कचरा नहीं फेंकेगा। आप सब बच्चे उनके घर के आगे ही बैठ जाएं कि जब तक आप फाइन नहीं भरेंगे, जब तक हम, रिद्धि ने यदि तय कर लिया कि मैं कचरा नहीं फैलाऊंगी, फैलाने दूंगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कचरा फैलाने की। मैं नहीं फैलाती हूँ। थैंक यू रिद्धि। गवर्नमेंट समय समय पर इसमें फाइन लगाती है, पर जैसे जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में 40 लाख लोग रहते हैं, लेकिन फाइन लगाने वाले केवल 300-400 लोग होंगे जो फाइन कर सकते हैं। ऐसे में 40 लाख लोग मिलकर, और 40 लोग जो फाइन करते हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये हमको खुद को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि फाइन का डर भी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम खुद कचरा नहीं फैलाएं, और फैलाने देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा शहर, हमारी कॉलोनी, हमारा घर, सब लोग स्वच्छ रहेंगे। जी, तो अब थैंक यू सर। हाँ, अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ मनीष ढाका को। मनीष, पूछिए अपना प्रश्न आप। मनीष, क्या आप हमारे बीच हैं? हाँ सर, धन्यवाद प्रतीक, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर आपको मेरा नमस्कार। मैं मनीष नमस्कार। ठाकर राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हूँ। जी मनीष जी, अभी मेरा बताया। आपसे एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि सर, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? विकास में स्वच्छता का क्या योगदान है? हम बच्चे स्वच्छता पर कैसे योगदान दे सकते हैं? किसी सार्वजनिक जगह की साफ सफाई और सुंदरता की जिम्मेदारी किसकी होती है? जी मनीष जी, मनीष बड़ा स्मार्ट है। मनीष ने 4-5 क्वेश्चन एक साथ ही रख दिए। देखिए मनीष जी, आपने पूछा कि एक तो कि बच्चे स्वच्छता में कैसे सहयोग कर सकते हैं, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चे ही सबसे ज्यादा स्वच्छता के रोल मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि बच्चे अपने घर से लेकर पब्लिक प्लेस तक, बच्चे कहीं पर भी स्वच्छता के रोल मॉडल बनकर बच्चे स्वच्छता को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे पूरे सब लोगों को जोड़कर स्वच्छता में ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपने एक क्वेश्चन पूछा कि पब्लिक प्लेस की स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से पब्लिक प्लेस की स्वच्छता वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है, या गांव है तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। लेकिन स्वच्छता ऐसा विषय है जो हमारे हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छ करने का काम तो उनका है, लेकिन वहाँ गंदगी फैला कौन रहा है? गंदगी हम फैला रहे हैं। तो हमको भी ये समझना पड़ेगा कि हम गंदगी नहीं फैलाएं। अब जैसे कचरे की गाड़ी आई और वो कचरा लेकर चली गई, लेकिन ये तो नहीं कि पूरे दिन गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। वो अगले दिन तक जब आएगी तब तक हमको उसको संभालना पड़ेगा। तो ये हमको ये करना पड़ेगा कि जब तक वो गाड़ी वहां से चली जाए हम दोबारा कचरा बीन में ही डालें। इसको हमको करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मनीष जी। अब मान्या काफी देर से परेशान हैं प्रश्न पूछने के लिए। मान्या, आप पूछिए अपना प्रश्न। मान्या माथुर। थैंक यू भैया। सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सर हमारे यहाँ गाड़ी कभी भी टाइम पर नहीं आती है, और आती है तो फुल आती है, तो और कभी कभी तो फास्ट आती है और चली जाती है, तो हम कचरा नहीं डाल पाते हैं। और हम कहते हैं भैया अब टाइम पर आया करो, कहते हैं कचरा डालो और जाओ। तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी मान्या, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये व्यवस्था में एक कमी है। मैंने पहले भी इंडिकेट किया कि इस व्यवस्था को, जब मैं मेयर था तो ये जयपुर में
2016 में पहली बार ही कचरा डोर टू डोर कलेक्शन का काम शुरू हुआ था। सब 91 वार्ड में हमने शुरू किया था। उस समय 800 गाड़ियों के साथ शुरू हुआ। धीरे धीरे कुछ मॉनिटरिंग की कमी के कारण, कुछ व्यवस्था में थोड़ा सा कोई लापरवाही है, उसका एक नंबर, नगर निगम का एक नंबर होता है। आप उस नंबर पे आपके काउंसलर को, या आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ का, या आप मेरे नंबर पे, आप जहाँ चाहें वहाँ पर इसकी शिकायत करें। सबसे पहले आपका जो पार्षद है, आप मम्मी पापा, उनको बताना, काउंसलर को, उनको बोलें। एक नगर निगम का टोल फ्री नंबर है 27474229 ऐसे करके, उस नंबर पे आप जरूर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो जो कचरा लेने के लिए जो जिनकी जिम्मेदारी है उन पर फाइन लगेगा, और आप जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार फाइन लगेगा। तो इसलिए आप ये करें। सर हमने ये करके भी देख लेता, फिर भी नहीं हुआ था। तो फिर आप अपने काउंसलर को बताएं, आपके जहाँ रहते हैं वहाँ के आपके जो एमएलए हैं, आप उनको बताएं, वो निश्चित रूप से इसको ठीक करवाएंगे। ओके सर, थैंक यू मान्या। हाँ, सर अब ललिता बाबल, हाँ अभी मैं आपको बुला रहा हूँ। पहले ललिता बाबल, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर्वप्रथम मैं अशोक जी आपको प्रणाम करती हूँ। थैंक यू ललिता। मैं ललिता बाबल नागौर जिले से आपका इस डिजिटल पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ जी। सर, मैं आज के विषय स्वच्छता और बच्चे के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत पर कैलाश खेर द्वारा गाया हुआ गाना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया। स्वच्छ भारत का कर लिया हमने, देश से अपने हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया। बहुत अच्छा मान्य ललिता, बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। जी, थैंक यू ललिता। सर मेरा आपसे सवाल है कि सरकार जब बजट पेश करती है तो उस बजट का कितना प्रतिशत भाग स्वच्छता पर खर्च किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ललिता। अभी इससे पहले कभी स्वच्छता बोलकर बजट नहीं आता था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ। उस स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले अर्बन था, अब ग्रामीण भी शुरू हो गया। उस स्वच्छता सर्वेक्षण में जो सिटीज परफॉर्म करती है, जैसे मैं जब मेयर था तो कैपिटल्स में पूरे इंडिया में हम जयपुर में नंबर 1 आए थे। ऑल ओवर रैंक में हम पहले 39 पे आए 5000 सिटीज में से, फिर हम और आगे बढ़े, फिर 29 पे आए। ऐसे उसमें अलग अलग पैरामीटर्स के अलग अलग नंबर होते हैं, ऐसे 4000 मार्क्स होते हैं। ऐसे धीरे धीरे उसमें जब बजट की बात आई तो उसमें बजट देने लगा। जैसे टॉयलेट की बात है, पहले टॉयलेट नहीं थे तो स्वच्छता नहीं रहती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद 10.68 करोड़ 10,68,00,000 टॉयलेट अभी तक इस मार्च तक बन चुके हैं देश में। इतना बड़ा काम पहली बार किया गया। हर नगर पालिका, नगर निगमों को एक बहुत बड़ा फंड स्वच्छता के लिए दिया, और इतना बड़ा फंड है कि हर स्टेट को हजारों करोड़ रुपए उसमें दिए गए। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए रिजर्व किया गया, स्मार्ट सिटीज के लिए किया गया। तो स्वच्छता का अर्बन जो फंड है उसमें से भी बहुत बड़ा फंड, और अब तो ग्रामीण में भी दे दिया, और धीरे धीरे आने वाले दिनों में इसका फंड और बढ़ेगा। और जितना वो तो केवल ये गवर्नमेंट ने दिया है, इसके अलावा हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद का एक टैक्स लगाती है। उस टैक्स में से वो पैसा खर्च कर सकती है। वो पैसा कितना खर्च करती है वो उनका अलग अलग अकाउंट है। जैसे राजस्थान में 197 अर्बन बॉडीज हैं, वो खर्च करती है। 10,500 कुछ पंचायतें हैं, वो खर्च करती है। उनका अपना टैक्स आता है, वो अपना खर्च करती है। इसका अलग अलग आंकड़ा उनके पास होता है। जी, धन्यवाद। अच्छा प्रश्न था आपका ललिता, और उससे भी अच्छा आपने गाया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। भैया कहना है। हाँ भगवान, पूछो आप अपना प्रश्न। आए वे हमारी महफिल में कुछ इस तरह
झिलमिलाने लगे, खिलकर उनके झूमने लगे, सब के मन। सर, मेरा नाम रक्षित है। मेरा प्रश्न ये है कि 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था। 2021 आ चली भारत अभियान है। आपकी आवाज कट रही है रक्षित। हाँ रक्षित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने इसीलिए नहीं बोला, हो सकता है मेरी तरफ ही नेटवर्क इशू हो। लेकिन आप रक्षित थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है वो स्टेबल हो जाए, फिर आपको मैं पुनः बुलाऊंगा क्वेश्चन पूछने के लिए। आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है अभी। अब आगे बढ़ते हैं। दोबारा कनेक्ट हो गया। हाँ, अब तो यूज करना पड़ेगा। अब तो आपका नंबर निकल गया जोगाराम। नहीं, मेरा ले लो भैया। मुझे मौका दिया जाए। जो लोग माइक ओपन कर रहे हैं उनका चांस आएगा, वो ये लोग तो भूल जाएं बिल्कुल ही, क्योंकि जो लोग माइक नहीं ओपन कर रहे हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, मैं उन्हें ही पहले बुलाऊंगा। और अब मैं बुला रहा हूँ लक्ष्मी को। थैंक यू वेरी मच प्रतीक भैया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी शर्मा करौली जिले और सपोर्टर तहसील से हूँ और मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसानों को भारी वर्षा में जो नुकसान हुआ है, इसका आप द्वारा विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी क्या, जिससे राजस्थान के किसानों को नुकसान का मुआवजा मिल सके? इसमें आपकी क्या विचार है? हाँ लक्ष्मी, आज का ये विषय नहीं है, पर मैं आपको ये पक्का ये विश्वास दिला रहा हूँ, जब विधानसभा लगेगी तो मैं भी और मेरी पार्टी किसानों के लिए पुरजोर आवाज राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और जो उनका नुकसान हुआ है उसका पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। हाँ सर, जो बारिश लक्ष्मी, बेहतर रहेगा हम जो विषय है उसी पर रहें, उससे भटके नहीं। तो अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ हमारे बीच उपस्थित कान्हा शर्मा को। कान्हा, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद प्रतीक भैया। मैंने आपको मैसेज भी किया था पहले, क्योंकि हमारे करौली जिले में बहुत अत्यधिक बारिश हो रही है, इसलिए नेट बंद कर दिया जाता। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारा भाग्य पहले आपके विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जुड़े और सांगानेर के विधायक अब आप जुड़े हैं। अब मेरा आपसे यह क्वेश्चन है, हमारे राज्य में सरकारें कई योजनाएं लाती है, उन योजनाओं के कार्य के आधार पर नाम दिया जाता है, फिर वह उस सरकार में चलती है, फिर दोबारा चुनाव होता है तो दूसरी सरकार पहले वाली सरकार की योजना को हटा देती है या नाम बदल देती है। इसका उदाहरण है दुनिया के सबसे बड़े अहमदाबाद में स्थित स्टेडियम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इस पर आपके क्या विचार हैं? कान्हा जी, पहली बात तो आपको पूरी जानकारी आप करें, उस स्टेडियम का नाम नहीं बदला गया है, उसका एक पार्ट जो क्रिकेट का नया पार्ट बना है उसका नाम रखा है। और दूसरा, आज का हमारा विषय स्वच्छता है। मुझे खुशी होगी कि यदि आप स्वच्छता पे यदि कोई बात यदि करेंगे तो हम लोग जरूर अच्छा से उसको कर पाएंगे। और इन सब्जेक्ट के लिए आप कभी किसी अन्य डिबेट में मेरे साथ जुड़े तो अपन अच्छे से और करेंगे। जी बिल्कुल। तो शानम अख्तर, शानम आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर से। Good evening, sir. My name is Shanam Akhtar and I am from Delhi. Thank you, Shanam. सर, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ कि आप इस डिजिटल बाल मेला मंच पर आकर हम बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। सर, मेरा आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं, मगर जैसा कि मैं आपके थ्रू सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। सर, अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो स्वीपर्स हमारे घरों और गलियों की सफाई करने आते हैं, बच्चे उन्हें कूड़े वाले भैया या कूड़े वाले अंकल कह के बुलाते हैं, जबकि देखा जाए तो कूड़ा तो हम ही लोग फैलाते हैं, पर वो तो कूड़ा साफ करने के लिए आते हैं सिर्फ। तो सर, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अब से हम लोग इन्हें कूड़े वाले भैया या कूड़े वाले अंकल कहकर ना बुलाकर सफाई वाले भैया या सफाई वाले अंकल कह के बुलाएं, ताकि इन्हें भी वो रिस्पेक्ट मिले जिसके वो हकदार हैं। बहुत अच्छा जानम, आपने अच्छा मैसेज दिया है। वेरी गुड। थैंक यू शानम।
भैया कहना और है भैया मेरे भैया मैं बोलूं? हाँ, अभी आप लोग म्यूट कीजिए अपने आप को। मैंने सबका नाम लिख रखा है और अभी हम पे टाइम भी है, तो आराम से स्मूथली हम लोग कर लेंगे। अब ताशवी, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम तशवी शर्मा है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। सर, जयपुर में सभी घर से जो कचरा लिया जाता है उनकी रिसाइकलिंग के लिए क्या व्यवस्था है, और जो लोग हाईवे पर या रोड पर चलती गाड़ी से कचरा फेंकते हैं, हम बच्चे उन्हें किस प्रकार रोक सकते हैं, क्योंकि कई बार तो हम गाड़ी रोककर उन्हें बता देते हैं पर फिर भी ये करना हर बार मुश्किल हो जाता है, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय है? थैंक यू ताशवी। आपने पूछा एक तो कचरे की रिसाइकलिंग कैसे होती है। कचरा जब हमारा होता है तो पहले तो कोशिश ये होती है कि कचरा घर से ही 2 पार्ट में जाए। घर का सूखा कचरा जो है वो अलग रखें और घर का गीला कचरा जैसे सब्जी के छिलके हैं और दूसरा गीला कचरा है, सब्जी है, हरा कचरा जो होता है वो कचरा अलग जाए। जो ग्रीन कचरा जिसे हम बोलते हैं गीला कचरा होता है, उससे हमारे जो है वो खाद बनती है जो पेड़ पौधों में और सब जगह काम आती है और बहुत पौष्टिक खाद वो होती है। ऑर्गेनिक खाद जिसे हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छी खाद होती है और वो काफ़ी अच्छी कॉस्टली भी होती है। तो जयपुर नगर निगम में भी इसका एक प्लांट लगा हुआ है। जो सूखा कचरा होता है उस सूखे कचरे से प्लास्टिक से लेकर सब चीज़ें वो अलग अलग करते हैं और वो सब चीज़ें कचरा जो है बिकता है। और देखना, अब मैं आप बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप भी शुरू हो गए हैं जो कचरे से बहुत बड़ी अर्निंग करते हैं। ये कचरा जो है वो आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत बड़ी वेल्थ बनेगा। इस कचरे से ऑयल भी निकलता है, इस कचरे से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, इसी कचरे से प्लास्टिक बनता है। यही कचरा जो है वो आप देखते होंगे हर शहर में कुछ कबाड़ी होते हैं, वो इस कचरे को ही चुनकर उनसे करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस भी करते हैं। तो ये कचरे की रिसाइकलिंग जयपुर में भी अलग अलग होती है, लेकिन अभी यहाँ जयपुर में भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो इलेक्ट्रिसिटी बनने का अभी काम शुरू नहीं हुआ है वो शुरू होना है। प्लास्टिक और ये सब अलग अलग करके इनका बाकायदा अलग अलग यूज अभी पूरा हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं हो रहा है। इसे 2-3 जगह अलग अलग कचरा के सेंटर्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो उसमें काम बाकी है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जब कचरे कोई बाहर फेंकता है तो हम उसको बार बार कैसे रोकें। बिल्कुल आपका ठीक बात है, पर हम कोशिश करें कि जिस समय हम बोल सकते हैं उस समय जरूर बोलें, लेकिन जिस समय ऐसा लगता है कि गाड़ी रोकने से कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करें। लेकिन हम जब कोशिश करें कि जब हमारी गाड़ी खड़ी हो, हमारे सामने कोई फेंक रहा हो, या हमारे बराबर में उनकी गाड़ी धीरे चल रही हो फेंक रहा हो, या कोई गाड़ी रुकी हुई हो वो फेंक रहा हो, हम वहाँ खड़े हो, किसी बस स्टॉप पे, किसी सिनेमाघर में ऐसा हो रहा हो, किसी शॉपिंग मॉल में ऐसा हो रहा हो, या कहीं मार्केट में ऐसा हो रहा हो, तो वहाँ आप बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा हाईवे पे हम गाड़ी एकदम से ब्रेक लगाकर और इसको करें, ऐसा हमको नहीं करना है। थैंक यू ताशवी। हाँ, थैंक यू ताशवी। अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ अक्षत को। अक्षत, आप अपना प्रश्न पूछिए सर से। तो सर जी अक्षित। सर मेरा नाम अक्षत बंसल है और मैं हिंडौन सिटी का रहने वाला हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि आप अभी विधायक और उससे पहले आप नगर निगम के मेयर रहे हैं, तो आपको स्वच्छता अभियान सफल बनाने में क्या क्या परेशानी? अक्षित, आपकी आवाज कट गई आगे की। हाँ अक्षत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो या तो आप वेट कीजिए या फिर आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं पूछ लूंगा आपकी तरफ से। हाँ, आप लिख लीजिए। किसी बच्चों का अच्छा क्वेश्चन हो तो आप लिख भी सकते हैं। हाँ, तनुश्री, अगर आप हमारे बीच में हैं तो आप सर से अपना क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार, मेरा नाम तनुश्री है और मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर जब हमारा अगर जब से 1 महीने में आए सर वो 3 महीने का आ रहा है, लेकिन मैं कुछ ना तो गड़बड़ हो रही है। आवाज भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ तनुश्री, आप भी या तो वेट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन आप लिख दीजिए। और लुबना काफी देर से वेट कर रही है, तो लुबना आप पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा नाम
और मैं जोधपुर में रहती हूँ। तो मैं आपका स्वागत कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगी। मन की सफाई जरूरी है, तन की सफाई जरूरी है, घर की सफाई से पहले कचरा की शुद्धता जरूरी है। साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश है। मेरा सवाल आपसे यह है सर, आज तक सब फिजिकल सफाई की बात करते हैं, जैसे घर साफ, स्कूल साफ, पार्क साफ, सड़कें साफ, पर क्या हमें मेंटल सफाई की और भी आना चाहिए? मानसिक सफाई कितनी जरूरी है सर? लुबना, मुझे जो समझ में आया, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन मुझे जो समझ में आया आप मन की सफाई और मानसिक सफाई की बात शायद कह रही हैं, यही है जी। देखिए, ये तो मन तो जब हमारा आसपास सब जगह स्वच्छता होगी तो अपने आप जो जगह है वो सब सुंदर दिखेगी, तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, मन हमारा जो है वो निर्मल भी रहेगा, और हम जो है वो अच्छी सोच कर उसमें अच्छे से काम भी कर पाएंगे। और जो अभी कोविड चल रहा है, जो आपने मानसिक सफाई की बात कही, जो कोविड चल रहा है उस कोविड में यदि स्वच्छता हम अच्छी रखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ बीमारियां कम फैलेगी, हमको जो है वो वायरस जनित जो बीमारियां होती है वो बिल्कुल कम फैलेगी, और हम उसमें बहुत अच्छे से जो है वो काम कर पाएंगे जी। जी, आभार लुबना। अब भैया मेरी टर्न आई नहीं थी, भैया मेरी टर्न आ गई। हाँ, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, फिर भी तो आप पूछिए। तनुश्री, अब आप 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिए, या फिर आप क्वेश्चन लिख के भेज दीजिए अपना, और जो भगवान की आईडी से ज्वाइन है आप पूछिए। दलों पे किया है सबने राज, लोगों के दिल पर है आपका राज। मेरा नाम रक्षित है। मेरा आपसे ये प्रश्न है, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2021 आपकी आवाज एक बार ठीक आती है, आपके हिलने डुलने में वो आवाज बैलेंस नहीं हो रही, आप एकदम स्थिर होकर आराम से पूछिए। हाँ, आप या तो लिख दीजिए अपना। और सर, अक्षत बंसल का क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ गया है, और वो पूछ रहे हैं कि आप एक विधायक हैं और उससे पहले मेयर भी रह चुके हैं, परंतु जो आपका ये मिशन है स्वच्छता का, उसमें आपको क्या परेशानियां आई हैं? जी, देखिए अक्षत, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसमें बताऊं कि जो परेशानियां थी, सबसे पहले तो जब मैं मेयर बना उस समय घर से कचरा लेने के लिए कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, तो मुझे सबसे पहले तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े जयपुर में 40 लाख लोगों के लिए घर घर से कचरा टाइम से निकले, इसके लिए पूरा घरों का डिजिटल मैपिंग करना, उनके वहाँ तक गाड़ियाँ भेजना, और एक एक लोगों को अवेयर करना, 40 लाख लोगों को अवेयर करना कि आपको कचरा इसी में डालना है। और फिर इसको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते थे उन लोगों को मनाना कि भाई आप लोग इसके साथ जुड़ें और कचरा इसी तरीके से उठेगा, पूरी दुनिया में यही सिस्टम है। तो ये जो एक था, तो ये मैं एक वन लाइन में यदि कहूँ तो पहाड़ पे पानी चढ़ाने की तरह था। तो ये बहुत मुश्किल था कि 40 लाख लोगों के शहर को स्वच्छ करना और 2 साल में ही उसको इंडिया के कैपिटल्स में नंबर 1 लेकर आना, ये हमारे लिए। हमने 800 गाड़ियों के साथ इसको पूरा मैपिंग किया, फिर जब गाड़ी बढ़ जाती थी तो उसको पास में कहाँ खाली होगी उसकी मैपिंग की, फिर वो कचरा एक जगह जाए, वो कवर्ड होकर जाए, वो गिरे नहीं, उसके लिए प्लानिंग की। फिर जहाँ कचरा जा रहा है, जो अभी क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, किसने, कि वो कचरे के लिए आपने वहाँ पे अहमदाबाद से जो थी, उन्होंने कि कचरे का आप क्या करते हैं, तो उस कचरे को फिर वहाँ से पूरा, उसको तासफी ने जो पूछा था कि उस कचरे का लास्ट में जो है उसका सेग्रीगेशन करना, उसको अलग अलग उसको करना, उसको ये करना। तो इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा टास्क है, मैं ये मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात, एक बार टास्क पूरा होने के बाद खत्म नहीं होता, आपका आज भी टास्क है और कल सुबह उठते ही फिर वही टास्क है। आपने आज कचरा उठा लिया, दिन में वापस नहीं गिरे, ये भी टास्क है। रात में दुकानें बंद होगी तो शॉपकीपर्स जाते हुए कचरा गिरा कर नहीं चले जाए, ये भी टास्क है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं शुड कीप ऑन जंपिंग,
तो आपको 24 आवर्स इसके लिए काम करना पड़ता है। ये सबसे मुश्किल टास्क है। मैं ये मानता हूँ कि नगर पालिकाओं का, नगर निगम का काम शायद गवर्नमेंट मशीनरीज में सबसे टफ काम है, कि जिसकी कोई शाबाशी नहीं मिलती। अभी आपने सफाई की और 10 मिनट बाद यदि वहाँ कचरा फैल गया तो आपको गालियाँ मिलेगी, सफाई धन्यवाद नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही टफ टास्क था, लेकिन इसको एंजॉय करके हम लोगों ने किया और इसको बहुत मजा आया। जी सर। तो अब अगले प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ पुनीता को। बहुत देर से वेट कर रही है पुनीता, आप पूछिए अपना प्रश्न। पुनीता शायद नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य जैन, आप पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा नाम लक्ष्य जैन है, मैं चूरू सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। सर मेरा ये क्वेश्चन है, सर प्लास्टिक थैली अभी भी बाजार में अभी भी बिक रही हैं, उपयोग में आ रही हैं, कचरे में उसको गौवंश खा खाकर मर रही हैं। उसके लिए सरकार ने प्लास्टिक थैली को पूरी तरह से बंद करने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? काली थैली, बिस्कुट अभी भी उसी में आ रहे हैं, अन्य उपाय क्यों नहीं खोजा गया? लक्ष्य, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं मानता हूं कि हर आदमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। खुशी जैन, आपका लगातार आ रहा है, आपसे अभी पूछेंगे, वरना आप क्वेश्चन डाल दें। और ये लक्ष्य ने जो पूछा है कि जो प्लास्टिक के लिए है, तो हमने भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था और सबसे पहले उस अभियान को हमने सब्जी मंडी से शुरू किया था और काफ़ी हद तक हम उसमें सक्सेस हो गए थे। ये आप सही है कि उसमें जब तक पूरा प्लास्टिक बैन नहीं होगा, उसमें कुछ माइक्रोन्स तक रिसाइकलिंग का प्लास्टिक यूज करते हैं और प्लास्टिक जो होता है वो लास्ट में जाकर कभी खत्म होता ही नहीं है। आप देखते होंगे समुद्र में और उनमें बहुत बड़ा प्लास्टिक का जो है वो हो गया। और यदि आप गौ माता की बात करते हैं, तो जब हम गाय को देखते हैं जो बाजार में हमारे द्वारा फेंका हुआ प्लास्टिक जब गाय खाती है, एक एक गाय के पेट में 60-60 किलो 70-70 किलो तक प्लास्टिक मैंने देखा है। हमारे यहाँ पे जब नगर निगम की जो गौशाला थी, वहाँ 25,000 गायें थी और वो ऑपरेशन जब होते थे तो हम देख नहीं सकते थे, इतना हृदय विदारक दृश्य बन जाता था। तो मैं ये कह सकता हूँ बहुत इमोशनल इशू है प्लास्टिक के लिए। हम सब लोगों को, मैंने कहा ना कि जैसे बच्चे इसमें एम्बेसडर बन सकते हैं, कि आपके जब मम्मी पापा कोई भी प्लास्टिक में सामान लेकर आते हैं, तो जब तक हम वो थैला जो हमारे घर में रहता था, जो दादाजी दादी जी थैले का यूज करते थे, वो थैला से नो टू प्लास्टिक ऐसे करके हमने बहुत बड़ा अभियान चलाया था और उस थैले को हमने लिया। गवर्नमेंट के लेवल पे काफ़ी इनिशिएट किया गया। जब वसुंधरा जी सीएम थी तो उन्होंने एक कानून पास किया था, उसमें 1 लाख रुपए का फाइन रखा गया था प्लास्टिक मिलने पर। काफ़ी फाइन भी किया, काफ़ी हद तक एक बार ठीक होना शुरू हुआ। मैं 100% नहीं मानता, लेकिन 70% तक जयपुर में भी प्लास्टिक एक बार बंद हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ हमारी इच्छा शक्ति से और हम लोगों के कारण ही वापस वो प्लास्टिक शुरू हो गया। मैं आप सब बच्चों से वो रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जो स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो काम करने वाले हैं, उसमें इस सब्जेक्ट को भी जोड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम प्लास्टिक के रूप में जो भी चीज़ काम में आती है, हम उस प्लास्टिक को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसका कम से कम। और विशेषकर जो प्लास्टिक, पतली प्लास्टिक जो होती है, जो रिसाइकिल नहीं होती है, वो जो थैलियाँ होती है प्लास्टिक की, सब्जी लेके आते हैं उस तरह की थैलियाँ, उनको तो बिल्कुल बंद कीजिए, एकदम बंद कीजिए, उसको कोई यूज मत कीजिए, तभी जाकर ये बंद होगा। जी, तो थैंक यू सर। अब अगले प्रश्न के लिए चलते हैं लवन्या की तरफ। लवन्या राठौड़, आप पूछिए अपना प्रश्न। भैया, when my turn will come? सब रोगों की एक दवाई रखो, सबसे साफ सफाई। तो सर मेरा आपसे यह प्रश्न है कि सफाई कर्मचारियों के लिए क्या उपाय किए गए हैं? उनके पास वैक्सीनेशन करवाया गया है? उनके पास लवन्या साहब, आपकी आवाज कट रही है। आपने ये पूछा है स्वच्छता करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनके वैक्सीन लगा है क्या, यही था प्रतीक? जी 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 हाँ लवन्या, जो हमारे स्वच्छता के जो करने वाले हमारे भाई बहन हैं, आपने ध्यान होगा जब वैक्सीन आई थी
तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर्स के साथ साथ जो कोरोना वॉरियर्स में जिनको जोड़ा गया था, जिनके स्वच्छता में वैक्सीन लगनी थी, वो हमारे स्वच्छता के जो हमारे स्वच्छता दूत हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो स्वच्छता करते हैं, जो काम करते हैं, हमारी घरों को, कॉलोनियों को, सबको स्वच्छ रखते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए कहा था और उनके लिए अलग से कैंप सभी जगह पे ऑर्गेनाइज हुए हैं और सभी जगहों पर उनके वैक्सीन लगने का काम हो चुका है। धन्यवाद सर। थैंक यू। हाँ, तनीषा, भैया अब मेरी आप वॉइस अपना क्लियर आ प्रश्न रही? पूछिए। भैया तनीषा, अपना प्रश्न पूछिए आप तनीषा। जी नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम तनीषा जैन है। मैं संस्कृति चिल्ड्रंस एकेडमी की स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। सर मैं जयपुर से हूँ। सर मेरा प्रश्न यह है कि अखबारों में अत्याचार की खबरें आती हैं और तो और भ्रष्टाचारों की भी। तो सर अत्याचार जो हो रहे हैं और तो और भ्रष्टाचार, इन्हें रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और यह क्यों होते हैं ये? संस्कृति, आपका क्वेश्चन तो अच्छा है, आज के सब्जेक्ट पे नहीं है। और अत्याचार और भ्रष्टाचार दोनों ही, अत्याचार तो खैर बहुत तरीके का होता है। अब कौन से अत्याचार की हम बात करें तो ये होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग, पुलिस विभाग, उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और भ्रष्टाचार में तो काफ़ी जो है वो अभी पकड़े भी काफ़ी जा रहे हैं और उनका गवर्नमेंट लेवल पे जो उनका डिस्पोजल होना चाहिए उसमें ज़रूर अभी तक कमी है। और उसमें जो अनुमति होती है केसेस फाइल करने की, उसमें ज़रूर कमी है अभी। और वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे हमारे देश से, जब प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी लोग जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों में, और जब बच्चे आप लोग सब इसके बारे में अवेयर हो गए हैं, सोचने लगे हैं, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी हम इस भ्रष्टाचार रूपी दानव से हम मुक्ति मिलेगी। और अत्याचार तो हर तरह के का अत्याचार हो सकता है, तो अत्याचार को करने वालों पर भी और अत्याचार सहन करने वालों के दोनों को ही इसका प्रतिकार करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला टॉपिक हो गया। खैर ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर पूरे एक दिन की चर्चा भी कम पड़ जाएगी। हाँ। तो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बोला अभी आप वेट कीजिए क्योंकि आपको बार बार आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, तो एक तरह से वो टाइम वेस्ट ही है। तो खुशल जैन, आप बहुत देर से लिख रहे हैं, आप पूछिए अपना प्रश्न। Good evening, sir. My name is Kushal Jain and I am from Guwahati, Assam. Sir, मेरा प्रश्न ये है, पोल्यूशन की समस्या हमेशा से ही बनी हुई है, लेकिन जब से कोविड आया है और लॉकडाउन लगा है, तब से पोल्यूशन में काफी कमी देखने को मिली। कुशल, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज भी कट रही है और शायद वो कुछ शिक्षा से रिलेटेड पूछ रहे हैं, जो कि हमारा आज के टॉपिक से बहुत दूर है। तो आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं स्वच्छता से रिलेटेड, तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए खुशल। भैया क्या मैं अपना प्रश्न कर सकती हूँ? पोल्यूशन भैया प्लीज। सर, हमारे देश में पोल्यूशन की समस्या हमेशा से ही बनी हुई है, लेकिन जब हम स्वच्छता रखेंगे तो कोविड आया है और लॉकडाउन लगा है, तब से पोल्यूशन में काफी कमी देखने को मिली है। तो इसका क्या कारण है? अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है प्रतीक जिंदगी ही पोल्यूशन का कारण है। एक ओथ मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे अपना हाथ ऊपर करके और एक ओथ जरूर आज स्वच्छता की हम सब लोग लेकर इस सेशन को करें। तो यदि प्रतीक आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले मेरा प्रश्न हो जाए, बाद में नहीं, ठीक रहेगा। तो हम सब इसको ये करके और हाथ ऊपर करके मैं बोलता हूँ और आप लोग अपने माइक ऑन करने की जरूरत नहीं, आप मन ही मन में उसको दोहरा सकते हैं। तो हाथ हम इसलिए ऊपर करते हैं कि हम ईश्वर को साक्षी मानते हैं कि मैं मेरा नाम ले रहा हूँ, आप अपना नाम लीजिए। अशोक लाहौटी अपने आज इस डिजिटल बाल मेला के प्लेटफॉर्म पर डिजिटल बाल मेला के प्लेटफॉर्म पर यह शपथ लेते हैं
कि हम सब अपने अपने घर में, स्कूल में, पार्क में, कॉलोनी में, पब्लिक प्लेस में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, स्वच्छता दूत बनेंगे और हम कचरा नहीं फैलाएंगे, हम कचरा फैलाने भी नहीं देंगे। हम अपने घर का कचरा घर में ही रखेंगे या नगर निगम की गाड़ियों में ठीक जगह पर चिन्हित स्थान पर ही डालेंगे। ये सब लोग करेंगे। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। भारत माता की यस सर। भारत जय जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो सर अब वो समय आ गया है जिसके लिए हमारे बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। तो अब बताइए हमारे साथियों। सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। मेरा है आज का। सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन। दरअसल अब समय हो चला है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः आप लोगों के जो सेशन कल होगा उसमें आप सबके प्रश्न हम लेंगे। कल पहले आप लोगों से प्रश्न पूछवाए जाएंगे। तो सर अब आप बताइए, हाँ, आज का लीडर कौन बना है? प्रतीक, मुझे जो एक बच्चा था काव्य, जो कुशलगढ़ से था, जिसका क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता के लिए प्रेरणा बने, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी सीधा बने, आज तक ये स्वच्छता की बात क्यों नहीं आई? ये बहुत ही हार्ट टचिंग क्वेश्चन था और अपीलिंग क्वेश्चन था, और ये पूरे हमारे सबकी देश की पूरी कार्य प्रणाली पर क्वेश्चन था। तो मैं आज का लीडर काव्य को कुशलगढ़ से जो था, मैं उसको आज के लीडर के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। जी, तो काव्य आप बन गए हैं हमारे आज के लीडर। कांग्रेचुलेशंस काव्य। थैंक यू प्रतीक भैया। तो सर आप हमारे बीच जुड़े, आपने हमारे साथ अपना समय व्यक्त किया। तो सबको ऑल द बेस्ट। कृतज्ञता अनुभव करना किंतु उसे व्यक्त ना करना ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई उपहार लेके तो आना किंतु उसे देना नहीं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ खुशल जैन को कि वो आए तथा धन्यवाद प्रस्ताव देकर आपका आभार प्रकट करें, आपसे कृतज्ञता ज्ञापित करें। खुशल। थैंक यू प्रतीक भैया। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम कुछ खास हुआ है। थैंक यू सर, मैं कुशल जैन और डिजिटल पाल मेला की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सबका। सर, मेरा आपसे निवेदन है कि विधानसभा में किसानों के मुद्दे को जरूर उठाए। बिल्कुल उठाएंगे, और मुझे तो आपके जल्दी आप भी इसी फील्ड में आइए, अच्छा है आपका। सर आप देख लो भली से कितना पानी भर गया खेतों में। जरूर देख लीजिए। आप चिंता नहीं करें, पूरी पार्टी और हम सब लोग इस मुद्दे को उठाएंगे और किसानों को मुआवजा दिलवाएंगे। और मेरी आपको भी सलाह है कि आप इसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को चुने। आपका मुझे बोलने का लहजा और आपकी वो अच्छी लग रही है कि हम पॉलिटिक्स में, हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे ताकि किसान प्रभावित ना हो सके। थैंक यू। बिल्कुल। सर, अब तो धन्यवाद प्रस्ताव हो चुका है और धन्यवाद प्रस्ताव के बाद प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तो बहुत बहुत आभार सर, आप आज जुड़े। बहुत थैंक यू प्रतीक। थैंक यू। पुनः एक बार काव्य को शुभकामनाएं। काव्य बन गए हैं हमारे आज के लीडर। और आज कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे कि मैं बताता हूँ, पुनीता मैंने नाम लिया था पर उस टाइम वो अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा रिताज थी, उसके अलावा जोगाराम थे, तो मैंने नाम लिया था पर आप